नमस्कार। इस वीडियो को अपनी अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लीजिएगा। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, है ना। टेस्ट नंबर 3 है और सी ईडीओ, बिहार एसआई और तमाम जितने भी एग्जाम है भारत में होते हैं सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न इसको सॉल्व करना है। 9/9 का 9 + 9 अपान 9/9 इंटू 9 + 9 इसको सॉल्व करना है। तो इसको बहुत लोग क्या करेंगे, 9 का 9 में भाग दे देंगे डायरेक्ट। तो 9 का 9 में डायरेक्ट भाग नहीं देना है। सबसे पहले का को सॉल्व किया जाता है। किसको सॉल्व किया जाता है, का को। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9/9 का 9 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 9 9 81 प्लस 9 अपान, तो इसमें अब भाग का पहले सॉल्व करना। 9 1 कम 9, यहाँ पे 9 1 कम 9 तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। 1 इंटू 9 + 9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए इसमें 9 ऊपर आ जाएगा, 81 नीचे आएगा, प्लस 9 यहाँ पे आ जाएगा, अपान 9 1 कम 9 और 9 9 18, यहाँ पे 18 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। 9 1 कम 9, 9 9 81, ये हो गया। समझ में आया बात। अब देखिए 9 नीचे है, ये 9 नीचे है और 9 9 81 1 82, तो ऊपर आ जाएगा 82/9 और अपान 82/9 अपान 18। ठीक है, तो क्या आ रहा है, 82/9 अपान 18। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 82/9, ये 18 ऊपर चला जाएगा। 18 ऊपर कैसे जाएगा, देखिए ऐसे जाएगा, ये 18/1 कर सकते हैं, तो इसको हो जाएगा 1/18। ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे ना, तो 1/18, तो 82/9 इंटू 18। तो इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, किसी से काट लीजिए। जैसे मान लीजिए हम काट लेते हैं 2 से, 2 चौके 8 और 2 1 कम 2 और ये 2 9 18, तो 41 आ जाएगा ऊपर, 9 9 81, तो 41/81। 41/81 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 सेक्टर में अर्थव्यवस्था जो होती है वह प्रारूप में समग्र मांग होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। 3 सेक्टर में जो अर्थव्यवस्था होती है वो मांग स्वरूप होती है। तो इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट। कंजम्पशन मतलब होता है उपभोग, इन्वेस्टमेंट मतलब होता है निवेश, और जी मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी जिसको बोलते हैं सरकारी खर्च। तो देखिए 3 सेक्टर में जो अर्थव्यवस्था होती है उसको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बंद अर्थव्यवस्था उसको बोलते हैं कि जो मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करती है। क्या करती है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करती है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बंद अर्थव्यवस्था। और बंद अर्थव्यवस्था किसको बोलेंगे, 3 सेक्टर अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था बोलेंगे। ये आप याद रखिएगा। अगर कोई अर्थव्यवस्था अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे खुली अर्थव्यवस्था, ओपन ओपन इकोनॉमी, है ना। यदि कोई अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती है उसको बोलेंगे ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी को जो है 4 सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं। ओपन, जैसे 3 सेक्टर इकोनॉमी को बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ऐसे ओपन इकोनॉमी को बोलते हैं फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था में जैसे क्या होता है ना, उसमें उसका अगर फार्मूला मैं आपको बता दूं तो सी होता है, खुली अर्थव्यवस्था का मैं बता रहा हूँ। खुली अर्थव्यवस्था का हो जाएगा C + I + G और उसमें से X - M होगा। X माइनस, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को द्विसदनीय व्यवस्था राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसका आंसर बता दीजिए फटाफट। द्विसदनीय व्यवस्था, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। इसका काम क्या था, इसका काम था कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। भारत में उत्तरदायी मतलब क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आता है। इसमें क्या होता था, इसमें था कि जो है पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम के लिए एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान करना काफ़ी सारे। और पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 है, इसका काम क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसका काम क्या था बताइए। इसका काम था कि कंपनी थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी की राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था। ये है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ये गठन किया था कौन, 1784 वाला। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसका कार्य क्या था, यह कार्य था कि पहली बार कंपनी जो थी इसमें प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्य को मतलब मान्यता दी थी वहाँ पे, है ना, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्न की सूची को मिलान करिए। तो बंदरगाह है और राज्य है, तो मिलान करिए फटाफट, कौन सा किसका हो जाएगा। न्यू मैंगलोर का कौन सा हो जाएगा। न्यू मैंगलोर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। इंदौर कहाँ पे है, इंदौर कहाँ पे है, इंदौर तमिलनाडु में। दहेज कहाँ पे है, दहेज आपका गुजरात में हो जाएगा। पारादीप आपका उड़ीसा में हो जाएगा, तो ये चीज़ समझ में आ गया। न्यू मंगलौर कर्नाटक में, कर्नाटक के मतलब एक मंगलुरु शहर है वहाँ पर है। ठीक है, इंदौर आपका तमिलनाडु है। इंदौर का एक नया नाम भी है, इंदौर का नाम उसको बोलते हैं कामराजपत्तन। और जो दहेज है, ये दहेज आपका गुजरात का प्रथम बंदरगाह है, प्रथम बंदरगाह है। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। पारादीप की मैं बात कर लेता हूँ। पारादीप क्या है, तो पारादीप आपका कहाँ पे है, उड़ीसा में है। पारादीप उड़ीसा में किस नदी पे है, यह है महानदी पे। कहाँ पे है, महानदी पे स्थित है। तो काफ़ी सारे बंदरगाह हैं जिसको याद रखें। एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह आता है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, तो गुजरात में है। कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, गुजरात में। तूतीकोरिन पूछ ले, तूतीकोरिन
तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह जो कि एक किस नदी पे है? तो आपका हुगली नदी पे हो जाएगा, हुगली नदी पे है, जिसका नया नाम कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ठीक है, तो काफ़ी सारे बंदरगाह हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन किसका है? उनके में से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करते थे। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? सिंधुवासी लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कौन सा सही होगा? तो देखिए, सिंधु घाटी लोग तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करते थे, यहाँ नहीं करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। सिंधुवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, हाँ करते थे, तो ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 सही हो जाएगा, केवल 2 सही होगा। तो जो सिंधुवासी थे, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वो जो है ईश्वर की पूजा, मानव वृक्ष, ये सब में इनका विश्वास करते थे ना, भूत प्रेत जो भी होता था उनमें वो सब विश्वास करते थे। आज बात समझ में कि नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार होता है। ओम के नियम के अनुसार होता है, क्या होता है? ओम के नियम के अनुसार होता है, अच्छा ये फार्मूला दे दिया है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है भाई? ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? तो ओम के नियम अनुसार होता है नियत ताप पर वी प्रोपोर्शनल टू आई, ये ठीक है। ओम के अनुसार ये होता है। ओम का नियम क्या होता है कि यदि भौतिक कारकों को एक नियत मतलब रखा जाए, तो उसमें क्या होता है कि जो तालक के चार होते हैं ना, मतलब चालक के जो तार होते हैं, वो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उनके प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है। ठीक है, इसका एक फार्मूला भी होता है यहाँ पे, R = V अपॉन आई, जिसको बोलते हैं वोल्ट अपॉन एम्पियर, है ना, जिसको बोलते हैं ओम, इसी को बोलते हैं ओम। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए मिलान करिए फटाफट। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। तो यहाँ से आपको हम विटामिन का सारा चीज़ बता देंगे, फटाफट याद रखेंगे बस आपको बस ध्यान से सुनना है, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं करना है। ध्यान से सुनेंगे ना, कम से कम इसमें 400 से 500 क्वेश्चन आपका कवर होगा। 400 से 500 क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूँ। इतना एक्सप्लेनेशन दे देंगे ना, ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, कभी नहीं मिलेगा। तो देखिए, आप देखिए 7वें क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो की वैल्यू क्या है। देखिए, विटामिन ए होता है, तो विटामिन, सबसे पहले इसका आंसर बता देंगे। विटामिन ए, तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए से एक रोग होता है जीरोप्थैल्मिया। कौन सा रोग होता है? जीरोप्थैल्मिया। और कौन होता है? और होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हैं रतौंधी। जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं रतौंधी। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम से पूछ ले तो रेटिनॉल हो जाता है। विटामिन B1, तो विटामिन B1 से क्या होता है? विटामिन B1 से होता है, बताइए, विटामिन B1 से होता है बेरी बेरी रोग। क्या होता है? बेरी बेरी रोग। विटामिन B1 से क्या होता है? बेरी बेरी रोग। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा, थायमिन। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी से रोग होता है स्कर्वी रोग। क्या होगा? स्कर्वी रोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्बिक एसिड। विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी से होता है एरिकेटस। ठीक है, एरिकेटस। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब देखिए विटामिन के बारे में आपको बता दूं काफ़ी सारी चीज़ें। देखिए फटाफट सुनिए ध्यान से। विटामिन जो ए होता है, ए का रासायनिक नाम क्या होता है? ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन B3 होता है, हाँ होता है नियासिन। B3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? नियासिन। विटामिन B5 होता है, इसके बाद B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो B5 का रासायनिक नाम होता है क्या बोलते हैं उसको? पैंथोथेनिक अम्ल। और विटामिन B5 के बाद B7 होता है। B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन। इसके बाद विटामिन B9 होता है। B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? B9 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा बताइए? तो B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। B12 होता है, B12 का रासायनिक नाम होता है साइनाकोबालामिन। अब आप समझिए ध्यान से। जो विटामिन ए होता है, इससे क्या होता है? विटामिन ए से विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रोग होता है आपका जीरोप्थेल्मिया और रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? B1 की कमी से होता है आपका बेरी बेरी रोग। विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपसे पूछे तो बताएंगे थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है किलोसिस रोग। कौन सा होता है? किलोसिस। विटामिन B3 की रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? नियासिन। B3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? नियासिन। B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? B3 की कमी से होता है पेलाग्रा रोग होता है, उसको बोलते हैं 4D सिंड्रोम। तो B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पैंथोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 से क्या होता है? चर्म रोग होता है, बाल का सफ़ेद होना होता है, वृद्धि कम हो जाती है विटामिन B5 से। विटामिन B5 आता है विटामिन B7 जो होता है, B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग होता है, बालों का झड़ना होता है। B7 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? B7 का रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटीन। इसके बाद मैं आपको बताया B9
B9 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल। उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। उसको कमी से क्या होता है? उसकी कमी से एनीमिया होता है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होती है। तो ये बी और ए हो गया। अब चलिए अब बात करते हैं सी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी की। तो विटामिन बी सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। उसकी कमी से क्या होता है? उसकी कमी से होता है आपका स्कर्वी। स्कर्वी रोग। और एक एंटी कैंसर, इसको बोलते हैं ना, जो विटामिन सी है इसको एंटी कैंसर और एंटी रेबीज नामक विटामिन भी उसको बोला जाता है। विटामिन डी आ जाता है। विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है रिकेटस। रिकेटस। ठीक है, ये काफ़ी सारी चीज़ें याद रखें। विटामिन डी की कमी से जो है एक वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया एक रोग होता है। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी में जैसे आपका वही कैल्शियम, फास्फोरस, इन सब चीज़ का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से आपका विटामिन कंप्लीट हो गया होगा। आगे देखते हैं फटाफट। हाल ही में AI संचालित फायरसेट उपग्रह लॉन्च करने वाला कंपनी कौन सा है? तो इसका आंसर बता दीजिए कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा गूगल। कौन हो जाएगा? गूगल। तो गूगल जो है हाल ही में फायरसेट नामक एक AI संचालित सैटेलाइट लॉन्च किया है। अगला कह रहा है कि हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के वर्गीकरण में संशोधन के बाद लघु उद्यम की निवेश की राशि 10 करोड़ से कितनी बढ़ाकर कर दी गई है? तो यह 10 करोड़ से बढ़ाकर आपका 25 करोड़ कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 25 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें जो है आपका MSME एक सुधार हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2025 को सुधार हुआ था, उसके तहत इसको किया गया है। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 को सुधार हुआ था, उसके तहत जो है 10 करोड़ की राशि जो है बढ़ाकर 25 करोड़ कर दी गई है। मुगल शासनकाल में, मतलब मुगल काल में सुसंचालन के लिए अकबर के द्वारा 4 मंत्री पद सृजित किए गए थे। मंत्री एवं उनके विभागों का सही सुमेलित करिए। तो चलिए सुमेलित करिए भाई। वकील, तो वकील किससे संबंधित है बताइए फटाफट? तो वकील आपका सीधा बात हो जाएगा सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हो जाएगा। वजीर, वजीर किससे संबंधित है? तो वजीर आपका वित्त विभाग हो जाएगा। मीर बख्शी, मीर बख्शी क्या हो जाएगा? मीर बख्शी आपका सैन्य विभाग का प्रमुख हो जाएगा। और सद्र उस सुदूर आपका धार्मिक कार्यों से संबंधित हो जाएगा। धार्मिक कार्यों से संबंधित हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, अच्छा इंग्लिश कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। अच्छा इनडायरेक्ट भी बोलना है या डायरेक्ट बोलना है? माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर अ वॉच। माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर अ वॉच। ब्रिंग हर अ वॉच। सी सैड माई सिस्टर प्लीज ब्रिंग मी अ वॉच। प्लीज ब्रिंग मी अ वॉच सेड माई सिस्टर। ये ज़्यादा बेटर है, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चलिए मिलान करिए फटाफट। देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये भाई साहब बहुत सारी चीज़ों में है। जैसे ये भरतनाट्यम भी करती हैं, कुचिपुड़ी भी करती हैं, ठीक है, ओडिसी भी करती हैं। कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति। तो ध्यान से बताइएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का क्या हो जाएगा बताइए फटाफट? यामिनी कृष्णमूर्ति कार्य कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है, इसको आपको बताना है। देखिए अच्छा सही सुमेलित, यामिनी कृष्णमूर्ति आपका ये नहीं होगा। अर्पणा सतीशन, अर्पणा सतीशन तो कुचिपुड़ी से है ना। अर्पणा सतीशन तो कुचिपुड़ी से है। केलूचरण महापात्र किससे है? केलूचरण महापात्र भी आपका, केलूचरण महापात्र ओडिसी से है। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे? यामिनी कृष्णमूर्ति आपका भरतनाट्यम से है ना। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। तो माधुरी अम्मा ये मोहिनीअट्टम से एकदम सही है, एकदम सही है। ठीक है, तो देखिए भारत में जो है टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? एक हो गया आपका भरतनाट्यम। देखिए 8 शास्त्रीय नृत्य मैं आपको बता दे रहा हूँ फटाफट कौन कौन से हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जिसके प्रमुख कलाकार कौन है? जिसके प्रमुख कलाकार हैं जैसे आपके यामिनी कृष्णमूर्ति हो गए, लक्ष्मी विश्वनाथन हो गए, है ना। और कौन हो गया? और हो गया मृणालिनी साराभाई हो गए। एक होता है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी 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 के प्रमुख नृत्य मतलब कौन है कलाकार? ये आपके हो जाएंगे जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, इसमें भी हो जाएंगे बाला सरस्वती, अर्पणा सतीशन, ये भी कुचिपुड़ी में आएंगे। एक होता है कथकली। कथकली, कथकली, कथकली के प्रमुख कौन हो जाएंगे कलाकार? गोपीनाथ हो जाते हैं, है ना। गोपीनाथ, सीता गांगुली, मृणालिनी साराभाई हो जाएंगे। ओडिसी, ओडिसी मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ। ओडिसी, 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 ओडिसी के केलूचरण महापात्र प्रमुख कलाकार हैं। सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति केलूचरण नहीं है। ओडिसी के कौन से हैं? ओडिसी के जो है आपके यामिनी कृष्णमूर्ति इसमें भी आ जाएंगी, है ना। ये कन्फ्यूजन होता है। और होता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम में सुंदरा नायर, माधुरी अम्मा, ठीक है, जयप्रभा, हेमा मालिनी, क्षमावती, ये सब आ जाएंगे। सत्रिया, सत्रिया, सत्रिया में शंकर देव, गुरु जतिन गोस्वामी, ये सब आएंगे। कथक, कथक, कथक में आ जाएंगे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। मणिपुरी, मणिपुरी, मणिपुरी में आ जाएंगे नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, ये सब आएंगे। तो भारत में प्रमुख 8
शास्त्रीय नृत्य है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, बताइए फटाफट। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, ज़्यादा डिटेल में चल रहा हूँ क्या। तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है आपका 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब से मनाया जा रहा है, तो आपका 2011 के आसपास में मनाया जा रहा है। तो फरवरी का पूछा, तो फरवरी का एक बार पूरा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट दिवस होता है उसको देख लेते हैं। 1 फरवरी को बताइए कौन क्या मनाया जाता है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस, कैंसर दिवस। 12 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 12 फरवरी को मनाया जाता है उत्पादकता दिवस, उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को। 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 13 फरवरी को तो 13 फरवरी को मनाया जाता है आपका वो क्या बोलते हैं उसको, महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। 14 फरवरी को बता दीजिए, 14 फरवरी है का 14 फरवरी भाई साहब क्या सोच रहे हैं आप, वो वाला नहीं, पुलवामा दिवस मनाया जाता है पगलू, पुलवामा दिवस, पुलवामा दिवस बड़ा। वैलेंटाइन डे मनाएंगे। 20 फरवरी कौन सा मनाया जाएगा, 20 फरवरी को, तो 20 फरवरी को मनाया जाता है आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को कौन सा मनाया जाएगा, 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। आप चलिए हंसिए ना, आगे कंटिन्यू करिए। ठीक है, एक 24 फरवरी इंपॉर्टेंट पूछता है, 24 फरवरी, तो 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। अगला कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, विचार करिए फटाफट भाई। मुद्रास्फीति की स्थिति में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत स्तर में वृद्धि एवं मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है। क्या ये बात सही है, एकदम सही है। मुद्रास्फीति विपरीत अवस्फीति होती है, ये भी बात सही है। थोक मूल्य सूचकांक का प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये भी बात सही है। तीनों सही है, उपयुक्त सभी। ज़्यादा डिटेल में बताइए। मौलिक अधिकार, चलिए सम्मिलित करिए, कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ से आया है, चलिए बताइए। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहाँ से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है। मूल कर्तव्य कहाँ से है, मूल कर्तव्य कहाँ से आया है, मूल कर्तव्य आया है सोवियत संघ, रूस से, रूस से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से आया है, जापान से आया है, तो सी का जापान हो जाएगा, यहाँ से मार रहा हूँ, सी का जापान। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये कहाँ से आया है, ये आपका हो जाएगा कनाडा से। लास्ट बचा वही, लास्ट तो वही बचा, कनाडा हो जाएगा। ठीक है, इसका कनाडा हो जाएगा, ऐसे याद कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए। तो ए का 3, ए का 3 तो सब में है, बी का 4, बी का 4 किस में, सी में, ऑप्शन नंबर सी। यही आप देख के बता देंगे, हाँ इट इज़ राइट आंसर। तो देखिए कौन सा कहाँ से आया है, एक मोटी मोटा मैं आपको बता दूँ। देखिए जो भारतीय संविधान है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें तो वहाँ से उठा ली गई हैं। कहाँ से उठा ली गई हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से, 1935 से काफ़ी सारी चीज़ें उठा ली गई हैं। जैसे उसमें संघीय तंत्र हो जाएगा, संघीय तंत्र उठा ली गई, लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यकाल, ये सब 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 से उठा लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या आया है भारत के संविधान में, ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से आया है समवर्ती सूची, इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये आपका कहाँ से आया है, ये आपका है आया है ऑस्ट्रेलिया से। अगर आपसे पूछ ले ब्रिटेन से क्या आया है, ब्रिटेन से तो बार बार पूछता है, वही एक क्वेश्चन रिपीट करता है, 100 बार 1000 बार पूछ चुका है, क्या, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय शासन, संसदीय शासन, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये ब्रिटेन से है, इसको याद रखेंगे, नहीं याद रखेंगे एक दो क्वेश्चन आपका चला जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से क्या आया है, तो यहाँ से बता दीजिए फटाफट भाई। तो यहाँ से आया है आपका जैसे मूल अधिकार हो गया, मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार आया है, मूल अधिकार आया है, मूल अधिकार आया है, और क्या आया है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता आया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है, राष्ट्रपति पे महाभियोग, राष्ट्रपति जो महाभियोग लगता है, ये आपका कहाँ से आया है, ये आपका आया है अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से है। अगर आपसे पूछ ले रूस से क्या आया है, यूएसएसआर से, तो यूएसएसआर से आया है आपका मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य मैं आपको अभी बता दिया, मूल कर्तव्य आया है। और एक प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से क्या है, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन। जापान से क्या आया है, जापान से बता दीजिए, तो जापान से आया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। जर्मनी से क्या आया है, बता दीजिए, जर्मनी से आपात प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। तो ये सारी चीज़ें ली गई हैं अलग अलग राज्यों से मिलकर, तब भारत का बना एक बहुत बड़ा संविधान। बात करते हैं उस बिंदु का नाम क्या है जहाँ भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं। तो भारत और चीन, म्यांमार तीनों कहाँ मिलते हैं भाई साहब, बताइए फटाफट। तो मिलते हैं आपके दीफू दर्रा में। कहाँ पड़ता है, दीफू दर्रा। तो देखो दीफू दर्रा कहाँ पड़ता है, दीफू दर्रा कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा पड़ता है। इसको ट्राई जंक्शन बोलते हैं ना, TRIJUNCTION, इसको बोलते हैं ट्राई जंक्शन, ट्राई जंक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है, एक दर्रा होता है जिसको बोलते हैं दिहांग दर्रा। क्या आप नाम सुने हैं, दिहांग दर्रा, इसका नाम आप सुने हैं कि नहीं,
दिहांग दर्रा। दिहांग दर्रा क्या होता है ना, ये आपका भारत और चीन के बीच में स्थित है। भारत और चाइना की सीमा पे स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश में ही है। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से मतलब क्या होता है ना कि एक नदी आती है जिसको बोलते हैं तांगसपो नदी। तांगसपो नदी इसका नाम आगे यहाँ पे दिहांग पड़ जाता है। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। तो दीपू दर्रा कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, दर्रा पूछ रहा है तो दर्रा कुछ मैं बता दे रहा हूँ फटाफट, उसको नोट कर लीजिए कौन सा दर्रा कहाँ पे स्थित है। चलिए सबसे पहले बताइए नीति दर्रा कहाँ पे है? नीति दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, ये कहाँ पे है? ये आपका है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपसे पूछ लेगा जेलेपला दर्रा कहाँ पड़ता है? जेलेपला दर्रा कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है सिक्किम में। कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। अगर आपसे पूछ ले कि खारदुंगला, जारा, चांगला इस आपका पड़ता है लद्दाख में। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। रोहतांग दर्रा आपसे पूछ ले, रोहतांग दर्रा तो रोहतांग दर्रा पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। बाड़ा लाचा दर्रा ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। शिपकिला दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, देवसा दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ओके। काराकोरम को तो लद्दाख में पड़ता है ना, काराकोरम लद्दाख में। लिखा पानी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये काफ़ी सारे दर्रे हैं, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कर रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करिए। तो कौन सा असत्य कथन है बताइए फटाफट। कार्ल मार्क्स का जन्म ट्रियर नगर में हुआ था, एकदम सही है। कार्ल मार्क्स हीगल और एंगल्स के विचारों से प्रभावित थे, ये भी बात सही है। कार्ल मार्क्स ने 1866 में दास कैपिटल की रचना की। 1866 में दास कैपिटल की रचना की? नहीं, 1866 में नहीं, 1867 में। देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछा है। 1867 असत्य कथन पूछा है, असत्य कथन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। कार्ल मार्क्स का एक प्रमुख मतलब वो है जिसको बोलते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र, जिससे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है। और जो दास कैपिटल आप बोल रहे हैं ना, कहाँ गया दास कैपिटल? ये 1867 में आया था, 1867 में ना। जो दास कैपिटल है, ये दास कैपिटल को क्या बोलते हैं? दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल बोलते हैं। समाजवादियों की बाइबिल क्या बोलते हैं? बाइबिल। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, आंदोलन है और उनको मिलान करना है, कौन से आंदोलन के कौन हेड होंगे और क्या, ये तो पूछा। एक आंदोलन कौन हो जाएगा बताइए फटाफट। तो एक आंदोलन आपके मदारी पासी एवं साहबरे हो जाएंगे। कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था अवध में। एक आंदोलन कहाँ पे हुआ था? एक आंदोलन हुआ था आपका अवध में होता है। बिजौली आंदोलन बता दीजिए, बिजौली आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बिजौली आंदोलन आपका कहाँ हुआ था बताइए, ये बताइए पहले। बिजौली आंदोलन कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजस्थान बिजौली आंदोलन होता है। बिजौली आंदोलन के हेड कौन होंगे? बिजौली आंदोलन के हेड कौन होंगे? चारण एवं ब्रह्मदेव। बारदोली सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? बताइए। तो बारदोली में हुआ था, जानते होंगे, कहाँ पे पड़ता है बताइए। बारदोली सत्याग्रह के हेड कौन थे? तो ये तो सबको पता है, सरदार पटेल। यहाँ पे ही ना वो किए थे ना बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। कब? 1928 में हुआ था ना बारदोली सत्याग्रह। तेभागा आंदोलन कब होता है? तेभागा आंदोलन होता है 1946 के आसपास, जब भारत आज़ाद हो रहा था उसी दौरान। 1946 का तेभागा आंदोलन जो है, ये इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी आपका बंगाल में। ठीक है। तेभागा आंदोलन के आपके हेड हो जाएंगे कंपाराम सिंह है ना, कंपाराम सिंह। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो तेभागा आंदोलन के हो जाएंगे कंपाराम सिंह। तो ये चीज़ आप मिल कर लीजिए, आगे देखते हैं। देखिए कुछ और अगर हम आंदोलन के बारे में आपको बता दें, कुछ प्रमुख आंदोलन जैसे कि जो बिहार में आपसे पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, कुछ प्रमुख आंदोलन सबसे पहले याद रखिए। अच्छा, 2 क्वेश्चन तो सबसे पहले याद रखना तय है। एक क्वेश्चन है कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन कब होता है? बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन होता है 1929 में। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब होता है? 1936 में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बिहार में प्रांतीय किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा, तो ये दोनों के मतलब की स्थापना किसने की थी? सहजानंद सरस्वती इन्होंने ये करते हैं। ठीक है। जो अखिल भारतीय ये जो हुआ था, इसमें एक लोग और थे जिनका नाम था, वो महासचिव थे एन जी रंगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में होती है। कहाँ पे होती है ये बता दीजिए, कहाँ पे होती है? तो लखनऊ में होती है ना। तो उसमें हेड उसके थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव थे उसके एन जी रंगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, एन जी रंगा आप नाम सुने होंगे, एन जी रंगा। तो एन जी रंगा जो है आपका किसान सभा की स्थापना वो वहाँ पे करते हैं, आंध्र प्रदेश में करते हैं। ठीक है, तो ये किसान सभा, 2 किसान सभा को तो आप याद रखना ही है। एक किसान सभा और आता है अवध किसान सभा, तो जो अवध किसान सभा होता है, इसकी स्थापना कौन करता है? इसकी स्थापना करते हैं बाबा रामचंद्र। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन ना होइएगा। तो प्रमुख यहाँ पे हो गया, आंदोलन वगैरह हो गए। कुछ विद्रोह की बात कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट। लेट ज़्यादा हो रहा है मुझे पता है, बट यहाँ से क्वेश्चन जब आना तय है तो क्यों लेट ना करें, है ना। सन्यासी विद्रोह,
सन्यासी विद्रोह आपसे पूछता है बार बार, सन्यासी विद्रोह, या लिखिए कॉपी में लिख लीजिए सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब होता है? ये आपका होता है 1770 से 1780 के आसपास में। इसके यह कहाँ पे होता है? आपका होता है बिहार और बंगाल में, बिहार एवं बंगाल में, बिहार बंगाल में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता थे भवानी पाठक, भवानी पाठक, और एक देवी थी जिनका नाम था देवी चौधरानी, देवी चौधरानी। तो सन्यासी विद्रोह हो गया 1770 से 1780 के आसपास। पाइक विद्रोह होता है, पाइक विद्रोह, पाइक विद्रोह होता है। पाइक विद्रोह कब होता है? 1817 के आसपास, 1817 के आसपास। इस कहाँ पे होता है? उड़ीसा में होता है। कहाँ पे होता है पाइक विद्रोह? उड़ीसा में होता है। बक्सी जगबंधु विद्याधर उसके हेड थे, बक्सी जगबंधु विद्याधर, बक्सी जगबंधु विद्याधर। पाइक विद्रोह 1817 में होता है। इसके बाद कौन सा विद्रोह होता है? एक अहोम विद्रोह होता है, अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कब होता है? आपका 1828 में होता है, 1828 में होता है। कहाँ पे होता है? असम में होता है, असम, असम में, असम में। इसके मतलब नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर। कूका आंदोलन आप सुने होंगे, कूका आंदोलन, ठीक है, कूका आंदोलन, कूका आंदोलन। तो कूका आंदोलन जो है आपका कब होता है? कूका आंदोलन होता है 1840 के आसपास, 1840 से मान लीजिए 72 के आसपास में होता है। या कहाँ पे होता है? पंजाब में, पंजाब में कूके कूके हो गया दिल कूके कूके हो गया। तो कूका पंजाब में होता है। कहाँ पे होता है? पंजाब में होता है। इसके मतलब हेड कौन थे? जवाहरमल, जवाहरमल एवं बालक सिंह, जवाहरमल एवं बालक सिंह। एक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नील विद्रोह। नील विद्रोह बताइए, नील विद्रोह, नील विद्रोह कब होता है? 1859 से 60 के बीच में। कहाँ पे होता है? बंगाल में होता है। कहाँ पे होता है? बंगाल में होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे याद रखने का सकता है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक पूछ लिया जल का, सामान्य वायुमंडलीय दाब पे। तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पे जल का क्वथनांक जो होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आपको ये तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आपको यही उसमें पूछ ले, केल्विन में पूछे, तो केल्विन आपका 373 केल्विन होता है, 373 केल्विन। अगर आपको इसमें फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन में पूछे तो 373 केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये जल का क्वथनांक हो गया। अगर जल का हिमांक पूछ ले, जल का अगर हिमांक पूछ ले तो आप हिमांक से याद रख लेंगे सब कुछ। तो हिमांक जो होता है जल का हिमांक क्या होता है? वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेंटीग्रेड में बात कर रहा हूँ। फ़ारेनहाइट में बात करूँ तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में बात करूँ, केल्विन में तो 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो 273 से याद रखिएगा। अच्छा 273 की से एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो 273 में माइनस 273 जो होता है, माइनस 273 होता है, यहाँ पे जो है परम शून्य ताप होता है, परम शून्य ताप हो जाता है। परम शून्य यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर। परम शून्य ताप आप किसको बोलेंगे? ये टर्म आप सुने होंगे तो बोलेंगे ये परम शून्य ताप है क्या वाला, ये कौन सी बला है? तो ये बला है, आप समझिए यहाँ पे कि जो परम शून्य ताप होते हैं यहाँ पे संपूर्ण गैसों का गुण जो होता है, संपूर्ण गैसों का जो गुण होता है वो समाप्त हो जाता है, संपूर्ण गैसों का जो गुण होता है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो परम शून्य ताप पे ताप से बात करते हैं तो ताप का तापमान का इकाई क्या होता है? तापमान का इकाई होता है एसआई इकाई केल्विन होता है। याद रखिए तापमान का एसआई इकाई क्या होता है? तापमान का एसआई इकाई केल्विन होता है, केल्विन, केल्विन होता है। अगर आपसे पूछे तापमान का सीजीएस इकाई क्या होता है? सीजीएस इकाई तो डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें समझ में आ रही है? आगे देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? इसको बताइए फटाफट। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति जो होती है वो आपका ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू 1 से कम होता है, इसका वैल्यू जो है 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। और जो 1 से ज़्यादा होता है उसको कौन सी चुंबकीय, मतलब उसको बोलेंगे अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, उसको क्या बोलेंगे? अनुचुंबकीय, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, एक होता है क्यूरी ताप, क्यूरी ताप, आप क्यूरी ताप सुने हैं? क्यूरी ताप, क्यूरी ताप मतलब क्या होता है बताइए? क्यूरी ताप किसको बोलते हैं? क्यूरी ताप उसमें बोलते हैं कि जिसमें लौह चुंबकीय पदार्थ अपना क्या होता है? अपना लौह चुंबकीय गुण खो देता है और लौह चुंबकीय गुण खो के अनुचुंबकीय बन जाता है, अनुचुंबकीय बन जाता है, अनुचुंबकीय बन जाता है। इसको बोलेंगे क्यूरी ताप। क्या बोलेंगे? क्यूरी ताप। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2025 में सम्मानित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है आपका नीतांशी गोयल को, नीतांशी गोयल को। कौन सी मूवी के लिए? लापता लेडीज, लापता लेडीज। तो लापता लेडीज के लिए जो है नीतांशी गोयल को सर्वश्रेष्ठ आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। देखिए ये आईफा अवार्ड जो होता है इससे रिलेटेड 4-5 जानकारी जान लीजिए। जो आईफा अवार्ड होता है कहाँ पे होता है इस साल? तो जयपुर में होता है। कहाँ पे होता है? जयपुर राजस्थान में होता है, ठीक है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? लापता लेडीज को ही मिला है, लापता लेडीज को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? लापता लेडीज को मिला है। इसके लापता लेडीज के वो कौन थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, निर्देशक किरण राव, किरण राव। और पुरुष में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला है? तो कार्तिक आर्यन। और अभिनेत्री आपका नीतांशी गोयल हो ही गया। ये सब चीज़ याद रखिएगा। चलिए गायिका वायिका वगैरह ये सब जानते हैं, श्रेया घोषाल को मिला है। हाल ही में सेबी के नव नियुक्त अध्यक्ष कौन है? सेबी के नव नियुक्त अध्यक्ष तो माधुरीपुरी बुच, क्या ये बात सही है? माधुरीपुरी बुच, क्या ये बात सही है? नहीं, तो माधुरीपुरी बुच इसके पहली थी, माधुरीपुरी बुच इसके पहले थी, 10वें नंबर पे थी ये, ठीक है, ये 10वें नंबर थे। अब 11वें नंबर पे बन गए हैं तुहिकांत पांडे, तुहिकांत पांडे, ठीक है।
तुहिकांत पांडे। अब हम बात करेंगे, अगर सेबी की बात कर लेते हैं तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अच्छा, कुछ और अभी नवनियुक्त हुए हैं ना, कुछ और नवनियुक्त हुए हैं, उनके नाम याद कर लेते हैं। जैसे एक अभी नवनियुक्त हुए हैं वित्त सचिव, कौन बना है बताइए। वित्त सचिव, वित्त सचिव करंट में कौन है। अब सेबी का पूछ लिया है तो ये भी पूछ लेगा, सेबी का होगा तुहिकांत पांडे। वित्त सचिव कौन बना है, वित्त सचिव बने अजय सेठ। अजय सेठ, अजय सेठ, अजय सेठ। रा के प्रमुख कौन बने हैं, RAW। रा के प्रमुख कौन बने हैं, पराग जैन। पराग जैन, पराग जैन। DRDO के प्रमुख कौन है बताइए फटाफट। DRDO के प्रमुख कौन है, DRDO, DRDO के प्रमुख कौन है, समीर वी कामत। समीर वी कामत, समीर वी कामत। आपसे पूछ ले PM के प्रधान सचिव कौन है, PM के प्रधान सचिव तो प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रमोद कुमार मिश्रा। PM के प्रधान सचिव 2 कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, तो इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण बता दीजिए। तो विशेषण आपका प्रवासी हो जाएगा, और क्या ये प्रवासी, ठीक है। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान वरीयता क्रम पे है। अच्छा, एक क्रम सजाना है, तो भारत में सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर कौन होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के ऊपर उस राष्ट्रपति के नीचे कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के नीचे कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के नीचे कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं अपने अपने अलग अलग राज्यों में। और राज्यपाल के नीचे कौन होता है, राज्यपाल के नीचे होता है कि क्या होता है, कौन होते हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं। इसके बाद उप प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपका न्यायाधीश आएंगे, फिर न्यायाधीश होते हैं, फिर आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल की सूची होते हैं, फिर भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति होते हैं। ऐसे करके नीचे चले जाएंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान वरीयता क्रम पे कौन है। तो भारत के समान वरीयता क्रम पे है लोकसभा के अध्यक्ष। कौन हो जाएंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डल झील स्थित है। झील संबंधित हम आपको कई सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। डल झील, डल झील कहाँ पे है बताइए फटाफट। तो डल झील आपका है श्रीनगर में। कहाँ पे है, डल झील श्रीनगर है। कैसी झील है, ये आपका मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। इसमें क्या होता है ना डल झील में, डल झील में वो होता है हाउस बोट। हाउस बोट, हाउस बोट, वहाँ पे शिकारा बोलते हैं उसको, शिकारा। तो वहाँ पे शिकारा के ये ज़्यादा फेमस है। हाउस बोट के लिए डल झील सबसे ज़्यादा फेमस है ना। लकड़ी का एक नाव बना होता है, आप देखे होंगे, बहुत बढ़िया सजा, मतलब सजाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। अभी डल झील में क्या हुआ था, अभी अगस्त 2025 में, कब हुआ था, लगभग मान लीजिए 20-22 अगस्त को, 21 अगस्त के दौरान जो है वहाँ पे पहला खेलो इंडिया, पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव किया गया, आयोजन किया गया। कहाँ पे, डल झील में। कहाँ पे किया गया है, डल झील में किया गया, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो डल झील कहाँ पे स्थित है, डल झील आपका स्थित है श्रीनगर में। कहाँ पर स्थित है, श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर इधर पड़ता है। तो जम्मू कश्मीर में एक और उत्सव मनाया जाता है, उसको नाम बोलते हैं लेवेंडर उत्सव। लेवेंडर उत्सव, ये जम्मू घाटी के, मतलब जम्मू के कश्मीर में वहाँ पे घाटी है, भद्रवाह घाटी, वहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। तो डल झील जो है कैसी झील है, मीठे पानी झील है। खारे पानी झील कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, तो खारे पानी की झील है आपका सांभर झील। सांभर झील है ना, सांभर झील नाम सुने होंगे। सबसे अधिक खारे पानी की झील है, कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान पड़ता है। एक और खारे पानी की झील है उड़ीसा, उड़ीसा में जो है लेगुन झील उसको बोलते हैं, उसका नाम है, उड़ीसा में क्या नाम है उसका, चिल्का लेक, चिल्का लेक, चिल्का लेक, चिल्का लेक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि एली किस खेल से, एली जो है यह किस खेल के परिसर का नाम है, एली किस खेल के परिसर का नाम है बताइए फटाफट। आपका बाउलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाउलिंग। बाउलिंग मतलब एक खेल होता है जिसमें मतलब एक भारी इसमें गेंद होती है ना। कह रहा है भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार करिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करिए। चलिए विचार करिए फटाफट। कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। चंपारण सत्याग्रह प्रथम भूख हड़ताल हुआ था, है प्रथम भूख हड़ताल तो यहाँ पे नहीं हुआ था, यहाँ तो ये तो अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर में, ये तो गलत है। खेड़ा सत्याग्रह प्रथम असहयोग आंदोलन था। खेड़ा जो सत्याग्रह है ये प्रथम असहयोग आंदोलन है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है। अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह का पहला प्रयोग, नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये खेड़ा जो सत्याग्रह है ये प्रथम असहयोग आंदोलन, इसको मान लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू इज राइट आंसर। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में। जो खेड़ा सत्याग्रह होता है, खेड़ा सत्याग्रह होता है ये आपका होता है 1918 में, 1918 में। इसको बोलते हैं प्रथम असहयोग आंदोलन, प्रथम असहयोग आंदोलन। जो चंपारण सत्याग्रह होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है आपका 1917 में होता है, 1917 में। इसमें जो है सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग हुआ था, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग हुआ था। जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है ये आपका 1918 में हुआ था, 1918 में। इसमें प्रथम भूख हड़ताल हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में जो है प्लेग संबंधी, मतलब एक प्लेग बोनस को लेकर उसमें आंदोलन हो गया था, ठीक है। काफ़ी सारा बवाल भी हुआ था वहाँ पे।
बाकी चीज़ें बाद में आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन रचनाओं ने मौर्य काल के ऊपर प्रकाश डाला है? तो मौर्य काल के ऊपर किस रचनाओं ने प्रकाश डाला है, इसको बताइए फटाफट। मुद्रा राक्षस ने, हाँ। कथा सरित सागर ने, ये भी। बृहद कथा मंजरी ने, अर्थशास्त्र ने। अब बताइए इसको कौन लिखा है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे? मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएंगे विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे? विशाखदत्त, ठीक है। कथा सरित सागर के लेखक कौन हो जाएंगे? सोमदेव। सोमदेव। आज अर्थशास्त्र कौन हो जाएंगे? अर्थशास्त्र के कौटिल्य। अर्थशास्त्र के कौटिल्य हो जाएंगे। बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी इसके लेखक कौन हो जाएंगे? क्षेमेंद्र। बृहद कथा मंजरी इसके लेखक कौन हो जाएंगे? क्षेमेंद्र हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से समाधि स्थलों पर विचार करिए। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नई दिल्ली में स्थित नहीं है? कौन सी नई दिल्ली में स्थित नहीं है? कौन सी नई दिल्ली में स्थित नहीं है, पूछ रहा है। हाँ। देखिए, विजय घाट तो है, नारायण घाट भी है, नहीं है, नारायण घाट तो नहीं है, किसान घाट है। महाप्रयाण घाट और नारायण घाट ये दिल्ली में नहीं है। महाप्रयाण घाट, और जो महाप्रयाण घाट है ना, ये आपका बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। किसका वो है? राजेंद्र प्रसाद का है। किसका है? राजेंद्र प्रसाद का है। और जो नारायण जो घाट है, जो नारायण घाट है, ये अहमदाबाद में पड़ता है। अहमदाबाद में पड़ता है। ये किसका है? अहमदाबाद में पड़ता है। यहाँ का जो है गुजराली लाल नंदा का है, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा का है, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी तरल पदार्थ के तुलनात्मक घनत्व को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, बताइए। हाइड्रोमीटर। घनत्व को माप रहा है ना, हाइड्रोमीटर। अगर आपसे पूछ ले ग्रेविमीटर को किससे नापा जाता है? ग्रेविमीटर को आपको किसी विशिष्ट स्थान के गुरुत्वाकर्षण को मापा जाता है। फाइदोमीटर किससे नापा जाता है? फाइदोमीटर आपकी समुद्र की गहराई को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर किसको मापा जाता है? हाइग्रोमीटर पूछ रहा है। हाइग्रोमीटर ये आपके वायुमंडलीय के सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करता है ना, आर्द्रता का मापन करता है। अगला कह रहा है कि प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन की घटना क्या कहते हैं? प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन की घटना को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? विक्षेपण बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, है ना? विक्षेपण डिस्पर्सन उसको बोलते हैं, डिस्पर्सन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस अवसर पर बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस 2025 मनाया? किस अवसर पे मनाया भाई साहब? तो मनाते हैं आपका ये रक्षाबंधन के दिवस पे। रक्षाबंधन के दिवस पे वृक्ष संरक्षण दिवस मनाते हैं, वृक्ष सुरक्षा दिवस। ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत की सरकार ने किन 2 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? किसको नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है, बता दीजिए। तो IRCTC और IRFC, तो इन दोनों को जो है नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। वर्तमान भारत में कुल कितने नवरत्न है? तो 14 महानवरत्न है। 14 महारत्न एवं 26 नवरत्न कंपनियां हैं। 26 नवरत्न कंपनियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसमें त्रिभुजों की संख्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो त्रिभुजों की संख्या आप निकाल ही सकते हैं, फटाफट निकालिए। त्रिभुजों की संख्या आप निकाल लीजिए। 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 3 3 1 2 ऐसे करके। तो 1 2 3 1 2 3 3 3 6 6 3 9 9 3 12 फिर ऐसे 13 14। इसका आंसर 16 होगा। 16 ही राइट आंसर, ठीक है। 13 के ऊपर चलेगा ना तो 16 ही होगा। आप मिला लीजिए एक बार। कह रहा है बिहार की भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से सबसे पुरानी चट्टानें स्थित है। तो सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ स्थित है? सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ स्थित है? राजगीर एवं मुंगेर क्षेत्र में। राजगीर एवं मुंगेर क्षेत्र में स्थित है। AI तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? AI तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? तो आपका करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किसकी समिति की सिफारिश पे किया गया? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किसकी समिति की सिफारिश पे किया गया? किसकी समिति की सिफारिश पे किया गया, बता दीजिए फटाफट बताइए। तो ये हो जाएगा संथानम समिति। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संथानम समिति पे। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब होता है? 1964 के दौरान होता है ना। 1900 सरदार स्वर्ण सिंह समिति कब आता है? आपका आता है 1976 में। 1976 में। रघुराजन समिति आपका आता है 2007 में। ठीक है। और भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग आता है 1966 में। ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। कह रहा है न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? न्यूयॉर्क जो है आपका यह किस नदी के तट पर स्थित है, बताइए। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? हडसन। न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के तट पर स्थित है। हडसन नदी के तट पर स्थित है। हडसन नदी की लंबाई कितनी है? हडसन नदी की लंबाई है 507 किलोमीटर। 507 किलोमीटर, ठीक है। देखिए कुछ प्रमुख शहर है जिसके जो नदी किनारे स्थित है वो पूछ लेता है बार बार। आपका जैसे पूछ ले कि मॉन्ट्रियल, तो मॉन्ट्रियल किस नदी के किनारे स्थित है? सेंट लॉरेंस की नदी किनारे। मॉन्ट्रियल पड़ता कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल पड़ता है कनाडा में।
कहाँ पे पड़ता है? कनाडा में। तो मॉन्ट्रियल आपका लॉरेंस नदी किनारे स्थित है, ऐसा मान लीजिए। लंदन, लंदन लंदन किस नदी किनारे है? लंदन आपका थेम्स नदी किनारे है। थेम्स नदी के किनारे लंदन है। कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। पेरिस किस नदी किनारे है? पेरिस, तो पेरिस पड़ता है आपका सीन नदी किनारे। सीन नदी किनारे पेरिस कहाँ पे पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। ठीक है। काहिरा, काहिरा आप नाम सुने होंगे। काहिरा, काहिरा, काहिरा किस नदी किनारे है? नील नदी किनारे है। नील नदी का किनारे। काहिरा कहाँ पड़ता है? मिस्र में पड़ता है। बगदाद, 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 बगदाद किस नदी किनारे है? टिग्रिस नदी किनारे है। टिग्रिस, टिग्रिस नदी किनारे। बगदाद कहाँ पे पड़ता है? इराक में पड़ता है। इराक में पड़ता है। ओके। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नौजवान सभा में सम्मिलित नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन से नौजवान सभा में सम्मिलित नहीं थे? कौन नौजवान सभा में सम्मिलित नहीं थे? बता दीजिए फटाफट। हाँ, तो देखिए इसमें भगत सिंह थे, यशपाल थे, छबीलाल दास थे, है ना। चंद्रशेखर आजाद नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद नहीं थे। देखिए नौजवान भारत सभा की स्थापना कब होती है? ये आपका होती है 1926 में पंजाब में। 1926 में पंजाब में स्थापना होती है, जिसमें जो आपके भगत सिंह, यशपाल, छबीलाल दास, ये सारे लोग थे। ये सारे लोग थे। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद के बारे में अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद जो थे ये HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब करते हैं? 10 सितंबर 1928 को, 10 सितंबर 1928 को दिल्ली में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? फिरोज शाह जो कोटला स्टेडियम है वहाँ पे करते हैं ना, दिल्ली में करते हैं। ठीक है। चंद्रशेखर जो आज़ाद थे ये आपके उसमें शामिल थे। किसमें शामिल थे? नौजवान में नहीं थे, काकोरी में। जो काकोरी वाला मामला हुआ था ना, काकोरी संयंत्र, उसमें वो शामिल थे। ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, भगत सिंह से एक नाम याद आता है। भगत सिंह का कुछ प्रमुख पुस्तक है। एक प्रमुख पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये पूछा जाता है बार बार, मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ। मेरी जेल डायरी, मेरी जेल डायरी, मेरी जेल डायरी, भारत में क्रांतिकारियों की आवश्यकता, भारत में क्रांति की आवश्यकता, ये इनकी प्रमुख पुस्तक है। ठीक है। द जेल डायरी, सब चीज़ करके है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करिए कौन सा कथन गलत कथन पूछ रहा है। निम्नलिखित से गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन करना है, तो गलत कथन का चयन करना है। बताइए फटाफट कौन सा गलत कथन है। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्या ये सही है? सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये कांस्य सभ्यता थी। जिसका उद्भव ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। देखिए शुरू में तो कुछ लगा मामला, लेकिन लास्ट में देखिए मामला गड़बड़ा गया। लास्ट में मामला गड़बड़ा, गलत हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मंगोलायड प्रजाति के लोग सबसे ज़्यादा रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मंगोलायड प्रजाति के लोग ज़्यादा रहते थे, नहीं, भूमध्य सागरी के लोग ज़्यादा रहते थे। ये भी एकदम गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, दक्षिणी विस्तार दैमाबाद तक था। हाँ ये तो था। तो कौन सा गलत पूछा है? तो गलत 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में जातिगत गणना की शुरुआत किस तिथि से की गई थी? इसका आंसर आपको बताना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको हम सेट नंबर 1 में करा चुके हैं। जातिगत जनगणना सेट 1 में कंप्लीट करा चुके हैं, आप वहाँ पे देखे होंगे। तो इसका आंसर बता दीजिए कहाँ पे हुआ था 7 जनवरी 2023। 7 जनवरी 2023, 7 जनवरी 2023 इसकी शुरुआत हो गई थी, है ना। तो बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत किस तिथि से की गई? 7 जनवरी 2023 से। 7 जनवरी 2023 से। देखिए जातिगत जनगणना हुई है, तो जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात है 953। ठीक है। 953। तो बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से की गई। इसमें नीतीश कुमार जो थे ना, नीतीश कुमार, तो अभी तो नीतीश कुमार फिर से सरकार उनकी बन गई है ना, काफ़ी सारी बहुमत से 200+ सीट उनकी आई है टोटल एनडीए में, है ना। तो नीतीश कुमार, एक गांव था, कौन सा था? एक वैशाली का गांव था, हरसेर गांव था, हरसेर गांव। वहाँ पे 01 लिख के जातिगत जनगणना की शुरुआत कर दी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया था? क्या किया गया है? गुंटर ब्लोसेल को। ये जल वैज्ञानिक है, इनको इससे सम्मानित किया गया है। ओके। अगला कह रहा है कि एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में रहता है। देखिए एक अधातु पूछ रहा है, एक धातु मैं बताऊंगा और अधातु भी है। एक कमरे के तापमान पे किसके रूप में रहता है? द्रव के रूप में रहता है। द्रव के रूप में कौन सा रहता है? तो रहता है ब्रोमीन। कौन सा रहता है? ब्रोमीन। पारा जो रहता है ये एक धातु है, पारा अधातु नहीं है। जो पारा है ये क्या है? एक धातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव रूप में रहता है, जो कमरे के तापमान में द्रव में रहता है। देखिए कुल 6 तत्व जो होते हैं वे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कुल 6 तत्व होते हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हो गए? एक आपका ये पारा हो गया, एक आपका ब्रोमीन हो गया। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। बट एक और तत्व होता है जो थोड़ा सा कमरे के तापमान के ऊपर, मतलब कमरे के जो ताप से ऊपर रहता है, जैसे आपका फ्रांसियम हो गया, गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, रुबिडियम, हाँ
रुबीडियम होता है। ये जो होता है 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 तत्व हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन धातु पूछे तो ब्रोमीन बताएंगे, धातु पूछे तो पारा बताएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। बाकी सोडियम तो पता ही होगा, सोडियम इसको बोलते हैं, इसको तो चाकू से काटा जा सकता है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन स्रावित होती है, कहाँ से होती है स्रावित, बताइए। इंसुलिन स्रावित होती है, इंसुलिन पैंक्रियाज से स्रावित होती है, यानी अग्नाशय से स्रावित होती है। कहाँ से स्रावित होती है? अग्नाशय से। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, ठीक है। इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन करता है कि रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, ठीक है। एक ग्लूकेगॉन होता है, ग्लूकेगॉन, जो वह रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। एक होता है सोमेटोस्टिन, जो सोमेटोस्टिन होता है, ये आपके इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के दोनों के स्राव को रोकता है, ठीक है। चला के देखते हैं। हाँ, पिट्यूटरी आप नाम सुने होंगे, पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं पिट्यूटरी को। अगला देखते हैं, कह रहा है कि सिनोनिम बताना है। किसका सिनोनिम बताना है? डिग्नी का। डिग्नी मतलब क्या होता है? डिग्नी मतलब क्या होता है? डिग्नी मतलब नीरस होता है ना, नीरस। डिग्नी मतलब नीरस होता है। स्टेराइल, इसका मतलब तो होता है निर्जीव। प्योर मतलब शुद्ध होता है, शुद्ध है, एकदम प्योर है। ब्राइट मतलब क्या होता है? ब्राइट मतलब मतलब प्रकाशमान। डियरी, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका मतलब भी होता है नीरस ही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था, बता दीजिए फटाफट। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खां करारानी बिहार का अंतिम शासक था। और बिहार का अगर पहला शासक पूछ ले कौन था, तो बिहार का पहला शासक था बहार खां लोहानी। ये पहला था, फर्स्ट शासक था बिहार खां, मतलब बहार खां लोहानी। अंतिम शासक दाऊद खां करारानी, ठीक है। तो ये तो जानते हैं सिरसा सूर्य का मकबरा तो वहाँ पे स्थित है। कहाँ पे? सासाराम में। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं? तो सार्क की स्थापना कब होती है, बताइए फटाफट। सार्क की स्थापना होती है 1985 में। 1985 सार्क 1985 में। कहाँ पे होती है? काठमांडू, नेपाल में, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल। तो सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? तो सार्क में जो है टोटल जो है आपका, एक भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो कौन सदस्य नहीं है? तिब्बत नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिब्बत। तो सार्क की स्थापना कब होती है? 1985 में। 1985 में। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 122 किससे संबंधित है? 122, अनुच्छेद 122 किससे संबंधित है, बताइए फटाफट। 122 संबंधित है आपका संसद की कार्यवाही की वैधता की जांच। हम आपको कई बार बता चुके हैं, ठीक है। ओके, संसद की कार्यवाही एवं वैधता की जांच, ठीक है। 122। अगर आपसे पूछ ले संसद की भाषा किस अनुच्छेद में है, तो संसद की भाषा अनुच्छेद है 120 में, ठीक है। 120, संसद की भाषा किस में है? 120 में है, 120 में है। ओके, संसद सदस्यों का विशेषाधिकार किस में है? तो संसद सदस्यों का विशेषाधिकार 105 अनुच्छेद में है, 105 अनुच्छेद। और संसद का वार्षिक वित्तीय विवरण किस में है? 112 में, 112 में। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है, कैसा है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। देखिए जो पृथ्वी होती है वे कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री कोण पे झुकी हुई है। इसी कारण ऋतु परिवर्तन होता है, ओके। अगला कह रहा है कि जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? 1830 की, इतना डिटेल में पूछा भाई साहब कि आप सोच नहीं सकते। आर्ले वंश की स्थापना होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है अबुल फजल, मिलान करते हैं, कौन सा पुस्तक किसका है? तो अबुल फजल का कौन सा पुस्तक हो जाएगा? अबुल फजल का पुस्तक हो जाएगा अकबरनामा। इनायत खान का कौन सा पुस्तक हो जाएगा? इनायत खान का हो जाएगा आपका शाहजहांनामा। अब्दुल हामिद लाहौरी का पुस्तक कौन सा हो जाएगा? पादशाहनामा। और अबुल फैजी का क्या हो जाएगा? महाभारत का फारसी में अनुवाद, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। दारा शिकोह नाम सुने होंगे, दारा शिकोह,
तो जो दारासिको थे ये आपके भगवत गीता और उपनिषद का किस में अनुवाद कराए थे? फारसी में। ठीक है, फारसी में अनुवाद कराए थे भगवत गीता और किसका? भगवत गीता और उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था। कौन? दारासिको। निम्न में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन है? ये तो विषमांगी हो जाएगा। ये भी विषमांगी। समांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा नमक का घोल। नमक का घोल एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, नमक का फार्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ लिया, इसका आंसर बताना है फटाफट। कैसे हो रहा है? 6 6 6 6 में 6 × 6 36 आ गया। 1 × 8 8 आएगा। 8 इज राइट आंसर। ऐसे किस तत्व के सबसे बाहरी कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए अक्रिय गैसों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? कितनी होती है? 8 होती है। तो किसी तत्व के सबसे बाहरी कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो अक्रिय गैस में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, हीलियम जो है होता है, हीलियम एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होता है, और जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या मात्र 2 होती है। 2 मतलब उसमें जो है सिर्फ मतलब केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। हीलियम में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑक्टेट में बाकी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, हाल ही में किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा फुली ऑटोमेटेड व्हाट्सएप लोन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस शुरू की है? किसने शुरू की है? तो आपका रूपी 112 ने शुरू की है। रूपी 112 ने शुरू की है। रूपी 112 ने शुरू की है। ठीक है, इसका मतलब माध्यम क्या है कि इसका माध्यम है कि आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से 5,000 से लेके 1 लाख तक का ऋण मतलब लोन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन 2 भारतीय सूचना दूरसंचार कंपनियों ने स्पेसएक्स के साथ साझेदारी कर स्टारलिंक सेवा को भारत में लाने का समझौता किया है? तो किसने किया है? आपका एयरटेल और जियो ने किया है ना। एयरटेल और जियो ने किया है। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 से 11 आ रहा है। 7 4 11, 7 4 11 + 4 हो रहा है, और 11 9 हो रहा है ना। 11 9 ये कैसे हो रहा है? इसको मान लीजिए हम 2 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ। 4 का स्क्वायर तो 4 चौक 16 और 20 36 इज राइट आंसर। इज राइट आंसर। ओके, शीशम सागवान व महुआ किस प्रकार के वन के उदाहरण है? शीशम सागवान महुआ किस प्रकार के वन के उदाहरण है? तो आपके जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें इनके जो है शुष्क में क्या होते हैं ना, शुष्क ऋतु में इनके पत्ते गिर जाते हैं, और सर्वाधिक भूभाग पे यही पाया जाता है। सर्वाधिक भूभाग पे यही पाया जाता है भारत के। ठीक है, इसके मतलब जैसे वन हो जाएंगे आपके सागवान होते हैं, शीशम होता है, महुआ होता है, ये सारी चीज़ें होती है। भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों पर लागू नहीं होती? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से ये प्रश्न आना तय है हमको लग रहा है। तो भारतीय संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों पर लागू नहीं होती है? किन राज्यों पर लागू नहीं होती भाई? देखिए एक अनुच्छेद आता है, आर्टिकल होता है 243 का यम 243 एक अनुच्छेद होता है 243 का यम। ठीक है, 243 का यम। ओके, इस अनुच्छेद के तहत क्या होता है ना, इस अनुच्छेद के तहत नागालैंड, मैं आपको बता दें, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, मेघालय, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, नागालैंड, मेघालय या मिजोरम, इन 3 राज्यों में पंचायती राज अधिनियम नहीं लागू होता है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन तीनों राज्यों में पंचायती राज लागू नहीं होता है। ठीक है, पंचायती राज क्या होता है? एक त्रिस्तरीय प्रणाली है, ठीक है। पंचायती राज अगर आपसे पूछा कि सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो राजस्थान का मतलब राजस्थान राज्य है। ठीक है, राजस्थान कहाँ का राज्य बताइए? भारत का ही राज्य है। तो राजस्थान में ये हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1959, हाँ 2 अक्टूबर 1959 के नागौर जिले से पंचायती राज की स्थापना होती है वहाँ पे। ठीक है, जिसमें तत्काल प्रधानमंत्री उसमें जवाहरलाल नेहरू थे। तो राजस्थान जो है ये आपका त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली अपनाती है, त्रिस्तरीय। और तमिलनाडु जो होती है ये भी आपका द्विस्तरीय पंचायत अपनाती है। और पश्चिम बंगाल जो है आपका चतुर्थ स्तरीय, 4 स्तरीय
नया पंचायत मतलब अपनाती है। अशोक मेहता समिति जो है पंचायत समिति की सब सिफारिश की थी, ये सब चीज़ें आ गई। आर्टिकल 40 में ये सब चीज़ का उल्लेख है ना, आर्टिकल 40 में पंचायत का क्या बोलते हैं उसको, ग्राम, उसका उल्लेख होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। तो किस स्थान पर स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाता है भाई साहब, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाते हैं। ओके चलिए, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, टीपू सुल्तान से रिलेटेड यहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में आना फिक्स है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। युद्ध में रॉकेट वगैरह का प्रयोग किसने शुरू किया था सबसे पहले, रॉकेट ये आपके किए थे टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध आप सब सुने होंगे, इसका संबंध बहुत ज़्यादा है इससे, टीपू सुल्तान से, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो हम 4 युद्ध बता रहा हूँ, तो उनको याद रखिए फटाफट। पहला युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध ही हो रहा है, आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला युद्ध होता है 1767 से 1769 के बीच में। दूसरा युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच में। तीसरा युद्ध होता है 1790 से 92 के बीच में। और चौथा युद्ध हो जाता है आपका 1799 में। ओके, तो उसमें जो है जो 1700 पहला युद्ध होता है 1767 से 1769, इसमें होती है मद्रास की संधि, मद्रास की संधि होती है। जो दूसरा युद्ध होता है आंग्ल मैसूर युद्ध का, इसमें होती है मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि होती है। ओके, जो तीसरा युद्ध होता है इसमें होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। आगे ना, अब समझ में आया मैं कहाँ से कनेक्ट किया, यहाँ से, श्रीरंगपट्टनम की संधि। चौथा जो होता है इसमें होता है मैसूर पे विजय हो जाता है, मैसूर पे विजय हो जाता है। जहाँ भी टीपू सुल्तान आए, ये आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखना तय है, ठीक है। जो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, इसमें गवर्नर कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। तो बजट पर बहस करने की शक्ति दी जाती है आपका भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत बजट पर बहस करने की अनुमति दी जाती है। 1919 के तहत क्या दी जाती है, 1919 के तहत मतलब बहस के साथ एक पूरक प्रश्न भी पूछने का दिया जाता है। इसमें भारत संसद में 1919 में एक पृथक निर्वाचन प्रणाली भी अपनाया गया मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाया गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं जी, ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है ना, ये 1919 के तहत नहीं, 1909 के तहत। इसका आंसर तो हो जाएगा 1892। जो मैं आपको बताया मुस्लिमों के लिए एक निर्वाचन जो प्रणाली होती है अपनाई जाती है, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ये इसके लिए 1909 में होता है, ये कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसमें 1909 में होता है। 1919 में क्या होता है, 1919 में द्विसदनात्मक व्यवस्था आती है, द्विसदनात्मक व्यवस्था आती है। ओके, अगला देखने का रहा है ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर नहीं करती है, बताइए फटाफट। ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है, तो ध्वनि की आवृत्ति पर, ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। देखिए, जो ध्वनि होती है वो एक माध्यम से जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य क्या होती है, चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती है। ये चीज़ याद रखिएगा। ध्वनि की जो अगर चाल है, ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, ध्वनि की चाल अगर बढ़ा देंगे तो उसमें फिर मतलब दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। किसी अक्ष के परितः घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किसके कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो किसके कारक पर निर्भर नहीं करता है, तो आपका करेगा कोणीय वेग, कोणीय वेग आपका हो जाएगा कोणीय वेग, कोणीय वेग के कारक पर निर्भर नहीं करता है। आपका पूछ लेंगे जड़त्व आघूर्ण पूछ रहा है ना, जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है बताइए फटाफट, याद है, द्रव्यमान गुणित अक्ष की दूरी का स्क्वायर, अक्ष की दूरी का स्क्वायर यानी I बराबर m इंटू आर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य चुनिए। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। तो इसका क्या हो जाएगा, राम रोटी खाया है, नहीं, राम ने रोटी खाई है, राम ने रोटी खाई है, इट इज राइट आंसर, क्योंकि रोटी क्या है, रोटी एक स्त्रीलिंग शब्द है। शेर शाह द्वारा जारी सिक्कों का सही युग्म सुमेलित करिए। तो शेर शाह द्वारा जारी सिक्कों का युग्म बताइए। सोना को निस्क, सोना निस्क, ये तो हमें नहीं सही लग रहा है। तांबा रुपया, चांदी अशरफ, चांदी अशरफ, सोना को अशरफ बोलते थे ना, सोने को निस्क नहीं बोलते थे, अशरफ बोलते थे, अशरफ। चांदी को क्या बोलते थे, चांदी के सिक्कों को रुपया बोलते थे वो लोग, रुपया। तांबा के सिक्कों को क्या बोलते थे, दाम। तो कोई नहीं सही है, ऑप्शन नंबर डी,
सोने को असरफ बोलते थे, चांदी को रुपया बोलते थे, और तांबे को दाम बोलते थे। दाम क्या बोलते थे? दाम। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया? तो शेरशाह चांदी का सिक्का जो है, चांदी का सिक्का सबसे पहले शेरशाह सूरी ने चलाया। किसने चलाया? शेरशाह सूरी ने चलाया। ठीक है, ये जो सोने को निष्क दिया है ना, सोने को निष्क दिया है, ये शेरशाह के द्वारा नहीं। सोने को निष्क वहाँ पे कहा जाता है, कहाँ पे किया था? ऋग वैदिक काल में कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में सोने के सिक्के को निष्क कहा जाता था, निष्क कहा जाता था। ओके। कारण निम्नलिखित में से हाल ही में भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है, यह कहाँ पे स्थित है? तो 58वां बाघ यह कहाँ पे स्थित है? आपका स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान ये आपका जो है मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है ना, 9वां टाइगर रिजर्व है। और बाघ और भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, मध्य प्रदेश को जो है, मध्य प्रदेश एमपी में पड़ता है ना, मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट बोलते हैं, टाइगर स्टेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया जाता है बताइए? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में किया जाता है, नई दिल्ली में किया जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? आर्थिक क्रिया प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? नहीं है पूछ रहा है। आर्थिक क्रिया प्राथमिक का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो वानिकी होगा, इसमें कृषि संबंध क्षेत्र होगा, मत्स्य पालन होगा, गैस जल विद्युत आपूर्ति नहीं होगा। तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक जो क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे वो ऐसा मतलब चीज़ होता है जिसमें जैसे उससे कृषि से रिलेटेड होता है, वन से रिलेटेड होता है, वो खनन होता है, उत्खनन होता है। ये जो गैस वगैरह है ना, ये आपका द्वितीय में आएगा। किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी निकाय संवैधानिक नहीं है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, कौन सी निकाय संवैधानिक नहीं है बताइए? तो नीति आयोग जो है, नीति आयोग इसमें जो है संवैधानिक नहीं है, नीति आयोग संवैधानिक नहीं है। जबकि ये वस्तु एवं सेवा कर आपका ये जीएसटी वाला हो गया, जीएसटी वाला हो गया। जीएसटी कब आया? ये आपका 101वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 2016 में मतलब एक संशोधन किया जाता है। ठीक है, 2016 में नया संविधान संशोधन उसमें मतलब जोड़ा जाता है ना 279 के ए में। ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये आपका जो है आर्टिकल 338 में आता है, आर्टिकल 338 में आता है ना। राज्य का पिछड़ा आयोग, राज्य पिछड़ा आयोग यह किस आर्टिकल में आता है? आपका आता है यह आर्टिकल एक, ये संविधान संशोधन भी होता है इसमें ना 102वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 338 के बी में, आर्टिकल 338 के बी में। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो आपका नीति आयोग हो, नीति आयोग है। नीति आयोग के बारे में क्या जानते हैं बताइए फटाफट? नीति आयोग के बारे में क्या जानते हैं? नीति आयोग एक तो न संवैधानिक निकाय है, न वैधानिक निकाय है, वैधानिक भी नहीं है, वैधानिक भी नहीं है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है इसके बारे में बताइए फटाफट? भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन असत्य है ये बताइए? असत्य पूछ रहा है। ओके, कह रहा है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है, एकदम गलत है। तो पहले आंसर सही हो जाएगा। और क्या? राष्ट्रपति का कार्यकाल पदधारण से 5 वर्ष तक होता है, ये बात सही है। राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्राप्त होती है, ये भी बात सही है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो अभिक्रिया होती है, महाभियोग जिसको बोलते हैं, वो आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 61 में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा जो महाद्वीप है विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है बताइए? तो आपका हो जाएगा यूरोप। कौन सा हो जाएगा? यूरोप। जो यूरोप महाद्वीप है विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में टोटल कितने देश हैं? 46 देश हैं, है ना। कोलकाता की कांग्रेस अधिवेशन 1906 में गर्मपंथियों ने 4 प्रस्ताव पारित किए, जिनमें से निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं था? तो कौन सा प्रस्ताव शामिल नहीं था भाई, इसको आपको बताना है। इसमें देखिए, स्वदेशी आंदोलन था, राष्ट्रीय शिक्षा था, सुशासन था, पूर्ण स्वराज नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछ रहा है नहीं था। तो कौन सा नहीं था? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में 1906 में गर्मपंथियों ने 4 प्रस्ताव पारित किए, जिनमें से पूर्ण स्वराज नहीं था, पूर्ण स्वराज नहीं था। ठीक है, क्या क्या था? क्या क्या था अगर आपसे पूछ ले तो एक स्वदेशी आंदोलन था, ठीक है, एक आपका राष्ट्रीय शिक्षा था, एक आपका सुशासन था, एक और कौन था? तो 4 पूछ रहा है ना, देखिए 4। तो एक आपका हो जाएगा बहिष्कार आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। देखिए 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दादा भाई नौरोजी। और उसी समय उन्होंने जो है स्वराज की मांग की थी ना, स्वराज।
स्वराज की मांग की थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। करा है निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित कौन करता है, इसको आपको बताना है। तो CaSO3 ये क्या है बताइए? CaSO3 क्या है? CaCO3, हाँ CaCO3 इज राइट आंसर। CaCO3 इज अ राइट आंसर, क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये आपका चूना बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, दंत मंजन बनाने में, ये सब में काम आता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उसे 432 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। चलिए, मान लिया उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 रुपये। अंकित मूल्य कितना होता है? 35%, ये CP हो गया ना। और अंकित मूल्य मार्केट में तो हो जाएगा 135 रुपये। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट, अंकित मूल्य पर अगर हम 20% की छूट देते हैं तो मान लीजिए कि इसका 20% छूट दे दीजिए ना। 20% तो 1/5, उसका छूट दे दीजिए 4/5। 5 2 10, 5 7 35, 27 चौका 20 चौका 80, 7 चौका 28, 108, 108। ठीक है, तो SP कितना हो जा रहा है? 108 हो रहा है। ओके, तो देखिए SP कितना आ गया? SP आ गया 108, और बेच कितने में रहा है? 108 की वैल्यू कितना दिया है? 108 की वैल्यू है ना, 108 की वैल्यू तो 432 रुपये है। ठीक है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 100 की वैल्यू देखिए, 108 की वैल्यू 432 आ रहा है। जैसे जैसे मैं बोला हूँ आप फिर से आप बैक करके देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो 100 की वैल्यू, 100 यानी कि क्रय मूल्य, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 432 बटा 108 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 चौक 32, 100 चौके 108 चौका हो रहा है यहाँ पे। देखिए 100 चौके 400, 8 चौक 32, 100 चौका 108 चौके 432, 100 इंटू 4 400, 400 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री किशन रेड्डी ने किस राज्य में नामचिक नामफुक नामक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ किया? तो ये कहाँ पे करते हैं भाई? यहाँ पे करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे करते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वंशागति के क्रोमोसोमवाद, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? मेंडल ने ना, मेंडल ने तो नहीं किया था, मेंडल ने तो नहीं किया था, क्योंकि मेंडल ने अपने मटर वटर वगैरह जो काम किए थे ना। डी ब्रिज ने किया था, ह्यूगो डी ब्रिज। ये तो उत्परिवर्तनवाद वाला दिए थे, उत्परिवर्तन। सटन एवं बोवेरी ने दिया था, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत सटन एवं ब्रोवेरी ने दिया था। अगला कह रहा है, हाल ही में किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कहाँ पे की गई है? आपका की गई है विशाखापट्टनम में नहीं, कोयम्बटूर में नहीं, हैदराबाद में नहीं, अमरावती में। कहाँ की गई है? अमरावती में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में 58 फीट, ठीक है, 58 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। क्यों किया है? और ये श्री राम लुलु कौन थे? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि राम लुलु थे कौन, जिनकी 58 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है अमरावती। तो जो राम लुलु थे ये 58 दिन की भूख हड़ताल किए थे। 58 दिन की भूख हड़ताल कब किए थे? जब जो है 1953 के आसपास। तो ये भूख हड़ताल इसलिए किए थे कि भाषा के आधार पर एक राज्य बने, तो इनकी मतलब मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल करते करते। तब प्रधानमंत्री उस समय थे नेहरू जी, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के गठन होने की बात कही। कौन सी भाषा में? तेलुगु भाषा में ना, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, समझ में आया बात। चिनाब और झेलम की नदियों के बीच को दोआब को किस नाम से जाना जाता है? चिनाब और झेलम के बीच को दोआब को। तो बताइए कौन सा दोआब माना जाता है भाई? फटाफट बता दीजिए, फटाफट बताइए। चाज दोआब। देखिए 2 नदी हैं, उनके बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? 2 नदी हैं जैसे आ रही हैं, ठीक है, उनके बीच के क्षेत्र को इसको क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। क्या बोलेंगे? दो आब। ओके, चलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब और झेलम। देखिए मैं आपको और बता दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चाज दोआब। रचना दोआब किसको बोलते हैं? रचना दोआब रावी और चिनाब नदी के बीच में, रावी एंड चिनाब नदी के बीच के क्षेत्र को रचना दोआब बोलते हैं। विस्त दोआब किसको बोलते हैं? विस्त दोआब ब्यास एंड सतलुज के बीच के क्षेत्र को विस्त दोआब बोलते हैं। बारी दोआब किसको बोलते हैं? ब्यास और रावी। तो आप लिख के याद कर सकते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता की दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्हता क्या है? अभी चुनाव हुआ है,
तो विपक्ष कहाँ पे हुआ है? बिहार में। तो वहाँ पे विपक्ष का नेता कौन बने हैं? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। तो विपक्ष का नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक अर्हता क्या है? आवश्यक अर्हता यह है कि 10% आपको समर्थन मिलना चाहिए। महागठबंधन वाला नहीं, अपना वाला बस। तो सदन के कुल सदस्य के 1/10वें भाग का समर्थन मिलना चाहिए। ठीक है, पता चला उसी में आपका गठबंधन वाला भी मिला के बता रहे हैं 10% हम पाए हैं। ये सब कुछ बात नहीं है। ठीक है, तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। तो लोकसभा में अगर आपको विपक्ष का नेता बनना है तो कितनी सीट आपको चाहिए? कम से कम 55 सीट चाहिए। ठीक है, तो भारत में 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी है। कौन है? राहुल गांधी है। वर्ष 1934 में किस स्थान पर जयप्रकाश नारायण ने ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन किया था? तो यह कहाँ किया था? बताइए, कहाँ पे किया था? पटना में किया था। कहाँ पे किया था? पटना में किया था। पटना में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा है गंदे सार्वजनिक मूत्रालय निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है बताइए? अमोनिया गैस निकलती है। और क्या? अमोनिया गैस निकलती है। अमोनिया, देखिए मूत्र में क्या होता है ना, मूत्र में यूरिया पाया जाता है। मूत्र में यूरिया पाया जाता है। यूरिया, मूत्र में यूरिया पाया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्लोरीन देखिए यहाँ पे लिखा है क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में आप क्या जानते हैं? क्लोरीन जो है आपका फूलों के रंग उड़ा देती है। इसको दम घोटू गैस भी बोलते हैं। दम घोटू, आपसे पूछे दम घोटू गैस कौन सी है? तो क्लोरीन बता देंगे। कौन सी बता देंगे? क्लोरीन बता देंगे। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड आपका अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका मनुष्य के रक्त में घुलने वाली एक सबसे ज़्यादा वो नुकसान भी करती है। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर एसिड कौन सा उत्पन्न होता है? बताइए, लैक्टिक एसिड। जहाँ दूध की नाम आए तुरंत लैक्टिक बता दीजिए, लैक्टिक। तो देखिए हम आपको कई सारे एसिड बताएंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। यहाँ से आपका एसिड का मामला क्लियर। ओके, कॉपी पेन लिए हो तो आप लिक्विड लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए मैं पूछ रहा हूँ और बताते चलिए। तो दूध वाला तो मामला हो गया यहाँ पे लैक्टिक एसिड। ठीक है, चलिए इसी में देख लेते हैं पहले लैक्टिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक एसिड बता दीजिए। टार्टरिक एसिड किसमें किसमें पाया जाता है? टार्टरिक एसिड किसमें किसमें पाया जाता है? टार्टरिक एसिड किसमें किसमें पाया जाता है, इसको आपको बताना है। टार्टरिक एसिड, ये तो मान लीजिए दूध का हो गया। टार्टरिक एसिड किसमें किसमें पाया जाता है बताइए? टार्टरिक एसिड पाया जाता है इमली में। इमली में, कच्चा आम में, कच्चा आम में, कच्चा आम में, अंगूर में, अंगूर में। ये चीज़ याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। ब्यूट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? ब्यूट्रिक एसिड आपका पाया जाता है डेयरी उत्पाद में। जो डेयरी वाले उत्पाद होते हैं उनमें ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? एसिटिक एसिड, तो एसिटिक जो एसिड पाया जाता है आपका सिरका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड नाम सुने आप? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो आपका आंवला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, टमाटर में, पालक में, टमाटर में, पालक में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल पूछता है तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है आपका चींटी की डंक में, चींटी की डंक में, चींटी की डंक में। ठीक है, देखिए ये तो अम्ल हो गए, इतना बता के लोग सो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया बात? मैं इसको आगे बताऊँ। अम्ल क्लियर हो गया। क्षार बताइए, मैं क्षार बता रहा हूँ। चार क्षार, क्षारक जिसको बोलते हैं क्षारक। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप फटाफट यहाँ से आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। पहला क्वेश्चन, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, जो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड होता है, यह किसमें पाया जाता है? आपका दूधिया मैग्नीशियम पाया जाता है, दूधिया मैग्नीशियम में पाया जाता है। एक होता है अमोनियम, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है? आपका कांच साफ करने वाला मामला होता है ना, कांच जो साफ करते हैं उसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। कांच साफ करने वाला जो मार्जक बोलते हैं उसको। ठीक है, एक होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, वो क्या काम आता है? उसको बोलते हैं चूने का पानी, चूने का पानी। एक होता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम जो हाइड्रॉक्साइड होता है वो आपका साबुन होता है। ठीक है, तो ये क्षार होते हैं, इसको याद रखना है। चलिए एक बार रिवीजन की तरह मैं आपसे फिर से पूछता हूँ और बताइएगा किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताइए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में बताइए फटाक से। अभी मैं बताया हूँ एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए? आंवला में, आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल आपका पालक में भी पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है बताइए? टार्टरिक अम्ल इमली में, आम में, अंगूर में। ठीक है, साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है आपका नींबू के फलों में, नींबू के फलों में। साइट्रिक, साइट्रिक, साइट्रिक। ठीक है, नींबू के फलों में पाया जाता है, याद रहेगा। आगे देखते हैं। कह रहा है चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह में कितने द्वीप समूह शामिल हैं? चागोस द्वीप समूह में कितने द्वीप समूह शामिल हैं? तो 58 द्वीप समूह शामिल हैं, 58 द्वीप समूह शामिल हैं। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है ये? मालदीव में। विश्व खुशहाली रिपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान कौन सा है इसको आपको बताना है। भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है
147 है क्या? नहीं, टोटल 147 देश है, इसमें भारत का स्थान 118 नंबर पे मिला है, 118वां स्थान मिला है। ओके, पहला खुद में पहले मामले पे कौन है, पहले देश में मतलब पहले स्थान पे कौन सा है? पहले स्थान पे आपका फिनलैंड। फिनलैंड तो लगातार 8वें वर्ष पे है, ठीक है। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे आपका डेनमार्क है, डेनमार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चौथा समानुपाती क्या है 18, 27, 68 का। तो चौथा समानुपाती का फार्मूला क्या होता है? BC/A ये फार्मूला होता है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए और क्या, 27 इंटू 68/18, 18 18 34 38 54, 18 74 नहीं हो रहा है, काट दीजिए इसको। किससे काटें? 3 से काट लें पहले। 3 9 18, 3 चौक 12, 3 15, 3 छक 18, 3 छक 18 और 3 से नहीं कट रहा यार, 2 से काट ले। 2 9 18 और 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 9 से कैसे कटेगा? 9 के 9 2 18 9 9 36 9 43 9 14 63। कैसा हो रहा है जी? अरे तभी मामला गड़बड़ा रहा है, ये 27 होना चाहिए यहाँ पे भाई। ओहो, देखिए 18 नहीं, देखिए यहाँ पे 27 होना चाहिए, मैं 22 लिख दिया था। 27 इंटू 68/18, ठीक है। देखिए 18, आप काटिए 18, 3 से काटिए। 3 छक 18, 3 9 27, ठीक है। 3 2 6 और 3 3 9, 2 से काटिए। 2 3 6, 2 चौक 8, 4 3 12, 30 3 90, 90 12 102, 102 ये राइट आंसर। ओके चलिए। अलंकृत हाथी वक्राकार ईंट, अलंकृत हाथी वक्राकार ईंट, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहिए वाली गाड़ी निम्नलिखित में से किन हड़प्पा स्थल में पाया गया है? तो किसमें पाया गया? हड़प्पा में तो नहीं पाया गया भाई, मोहनजोदड़ो में नहीं पाया, चहुंदड़ो में पाया गया है, चहुंदड़ो में पाया गया है, चहुंदड़ो में पाया गया है। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चहुंदड़ो। अगर आपसे पूछ ले हड़प्पा में क्या क्या पाया गया है बताइए, तो हड़प्पा में पाया गया है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान R37 कब्रिस्तान का नाम है R37। सावधान पेटिका पाया गया है, सावधान सावधान पेटिका, ठीक है। सावधान पेटिका, सावधान पेटिका कहाँ पे? हड़प्पा में। और क्या पाया गया है? शंख का बना बैल, शंख का बना बैल, उर्वरता की देवी ये हड़प्पा में पाया गया है। मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया है? मोहनजोदड़ो में वृहत स्नानागार, वृहत स्नानागार, वृहत स्नानागार, ठीक है। मिट्टी का तराजू, कांसे की मूर्ति, नर्तकी मूर्ति, नर्तकी मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। कालीबंगा में तो चूड़ियाँ वगैरह पाई जाती हैं, मिट्टी के मन के पाए जाए हैं। लोथल में एक होता है, लोथल, लोथल में तो बंदरगाह वगैरह पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? बताइए कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, इसका आंसर बताना है आपको। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? ऑप्शन नंबर, पालक देता है, चीज़ देता है, मक्खन देता है, मछली नहीं देता है ना। मछली नहीं देता है, मछली में जो है ओमेगा 3 पाया जाता है, ओमेगा 3 की एक भरपूर मात्रा होती है। पालक आपको पता ही है आयरन का स्रोत है, पालक आपको पता है आयरन का स्रोत है ना। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि फिर से मिलान करिए, कौन कहाँ से मतलब कौन सा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा स्थल कौन सा किस नदी के किनारे है? चलिए बताइए। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है क्या? कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है क्या? इधर राइट आंसर। चहुंदड़ो किसके है? चहुंदड़ो आपको सिंध नदी किनारे है, चहुंदड़ो। रंगपुर किस नदी किनारे है? रंगपुर आपका भादर नदी किनारे है। रोपड़ सतलज नदी किनारे है, रोपड़ सतलज नदी किनारे है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। ओके सर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A2B1, A2B1, A2B1 सही है। चलिए इसका आंसर बताइए, मिलान करिए फटाफट। प्रवर्तन निर्देशालय, प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना कब होती है? प्रवर्तन निर्देशालय की स्थापना 1956 में होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का स्थापना कब होती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना 1993 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब होती है? 2007 में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 2003 में होती है। तो ऐसे आप मिलान कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, आज ज़्यादा डिटेल हो गया क्या। ब्लड कैंसर को आमतौर पे किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पे किस नाम से जाना जाता है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकोडर्मा नहीं होगा, ल्यूकेमिया होगा। क्या होगा? ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। एनीमिया क्या होता है बताइए? एनीमिया, एनीमिया एक मतलब लोहा की कमी से रोग होता है ना, लोहा की कमी से, लोहा की कमी से रोग होता है। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया एक अनुवांशिकी रोग होता है, अनुवांशिकी। हीमोफीलिया एक अनुवांशिकी रोग होता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। ल्यूकोडर्मा से पूछ ले कि ल्यूकोडर्मा क्या होता है बताइए। ल्यूकोडर्मा, तो जो ल्यूकोडर्मा होता है,
जो ल्यूकोडर्मा होता है, क्या होता है कि जैसे जब शरीर की त्वचा होती है, जैसे मेलिन, शरीर की त्वचा पे मेलिन पाया जाता है ना, तो मेलिन का उत्पादन बंद हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि शरीर पे दाग पड़ जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, दाग शरीर के, ठीक है। तो जो दाग पड़ने लगते हैं उसको बोलते हैं ल्यूकोडर्मा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो हो जाएगा ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने किस यात्री ट्रेन को हाईजैक किया था? तो BLA ने किसको हाईजैक किया था भाई? जाफर एक्सप्रेस को। क्या जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था? क्यों हाईजैक किया था? उसका उद्देश्य था कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राज्य बनाना है, एक स्वतंत्र राज्य बनाना है। अगला कह रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की है? बताइए भाई साहब, इन लोगों को कोनो काम है नहीं, ये सब कर रहे हैं अंग्रेजी भाषा को। सब क्या है? ये तो पहले से है। तो इसमें कुछ ऐसा काम करो जिससे कुछ लोग याद रखें। इन सब चीज़ में याद रखेगा कोई? बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्याओं का HCF 19 है। 2 अंकों की संख्याओं का HCF 19 है और उनका योग जो है 152 है। उनमें अंतर क्या है? अंतर पूछ रहा है भाई। तो देखिए HCF मान लीजिए 2 अंकों की संख्या HCF है, तो मान लीजिए एक हो जाएगा 19 का A, एक हो जाएगा 19 का B। वैसे ही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। और उनका योग कितना है? उनका योग 152 है। उनका योग 152 है। तो इसमें अगर हम 19 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे देखिए 19 कॉमन ले लेंगे तो 19 इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हट जाएगा। तो 19 से कम 19, 19 अट्ठे 152। तो A + B बराबर कितना आ जा रहा है? 8 आ जा रहा है। बात सही है कि नहीं सही है? हैं? बात सही है। तो ऐसे हम करके सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? उनका अंतर पूछा है, तो यहाँ से ही मैं ऐसे वैल्यू रख ले रहा हूँ 19 का, यहाँ पे A - B कर ले रहा हूँ, अंतर यहाँ पे कर ले रहा हूँ। तो ऐसा कौन सा बनेगा जो, जैसे 4 4 बनेगा, 4 + 4 8 बनता है, 5 + 3 8 बनता है, 5 + 3 है, 5 + 3 8 बनता है, ठीक है। तो 5 में से अगर 3 माइनस हम कर लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 19 दूना 38, 38 ऑप्शन में है, इज राइट आंसर। तो ये इसको हम थोड़ा ऑप्शन से खेलेंगे, है ना। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन जो विष है यह किससे उत्पन्न किया जाता है? तो यह किया जाता है फंगस से। किससे किया जाता है? फंगस से उत्पन्न किया जाता है, फंगस से उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। विषाणु, विषाणु द्वारा रोग कौन से होते हैं? विषाणु द्वारा रोग कौन से होते हैं? खसरा होता है, खसरा, चेचक, 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 पोलियो, 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 डेंगू, डेंगू, एड्स, एड्स, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ये आपके विषाणु द्वारा रोग होते हैं। प्रोटोजोआ द्वारा रोग कौन कौन से होते हैं? प्रोटोजोआ वाला रोग होता है जैसे आपका मलेरिया हो जाएगा, मलेरिया, कालाजार, 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 स्लीपिंग जो होती है, नींद, मतलब नींद वाला मामला, स्लीपिंग सिकनेस जो होती है, पेचिस, पेचिस, ये आपका प्रोटोजोआ द्वारा रोग होता है। जीवाणु द्वारा रोग कौन सा होता है? जीवाणु द्वारा, तो जीवाणु द्वारा रोग होता है आपका हैजा, हैजा, TB, ठीक है, मलेरिया नहीं, मलेरिया नहीं, निमोनिया, मलेरिया तो उससे होता है ना, प्रोटोजोआ से, निमोनिया, 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 ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? एक कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है, काली खांसी, ठीक है। तो ये सारी ट्रिक है बेट, पंडित का टीका नहीं, इस तरीके से आप बता सकते हैं। लसिका किस में उपस्थित होता है? लसिका, तो बताइए लसिका किस में उपस्थित होता है? दम है? अरे आप यहाँ पे आ गए हैं, समझिए अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आप इतने सारे क्वेश्चन को इतने डिटेल में, आपके अंदर एक सब्र है कि हाँ मैं इसको करके रहूँगा, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आजकल ऐसा ज़माना है कि लोग देखेंगे, रील वाला ज़माना है, 5 मिनट देखेंगे, बोर हो जाएंगे, भाग जाएंगे, समझ रहे बात को। तो आपको 100% यहाँ से प्रश्न मिलना रहता है, समझ में आ गया होगा क्या डिटेल, एक एक क्वेश्चन को एकदम तह तक गया हूँ, है ना। लसिका किस में उपस्थित होती है? लसिका किस में उपस्थित होती है बताइए? तो लसिका जो होती है आपका संवहन ऊतक में उपस्थित होती है, संवहन ऊतक में उपस्थित होती है, ओके। आलू कंद का एक रूपांतरित है, आलू कंद का रूपांतरित, आलू कंद का एक रूपांतरित क्या है? तो आलू कंद का एक रूपांतरित तना है। ये सारे क्वेश्चन देखिए हो चुके हैं, जिस तरीके से मैं आपको बताया हूँ ना, सारी चीज़ें एक एक क्वेश्चन को डिटेल में वो सारी चीज़ें हो रही हैं। अगला कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत को एक अग्रणी प्रौद्योगिकी राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी से कार्य करने के उद्देश्य से नीति FTH की स्थापना की गई है? तो किसकी की गई है बताइए? आपका की गई है नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया, बता दीजिए इसका आंसर। तो भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया है, श्री विजयपुरम रखा गया है, ठीक है। काफ़ी सारे नाम चेंज हुए हैं, जैसे एक आपका हो गया स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप का नाम, मतलब पहले नाम क्या था? हैवलॉक द्वीप था ना, हैवलॉक द्वीप था, हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप, ओके। एक रॉस द्वीप था, रॉस द्वीप, रॉस द्वीप का नाम चेंज करके सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया, ठीक है। नील द्वीप आप जानते हैं, नील द्वीप का आपका जो है यह शहीद द्वीप, शहीद द्वीप, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अमीबा,
अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से करता है? अमीबा जो है यह भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से करता है? इसका आंसर बताइए फटाफट। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से करता है? आपका करता है भोजन रसधानी। इज राइट आंसर। नहीं आंसर, गलत आंसर। बाबा कूटपाद के द्वारा करता है, कूटपाद के द्वारा करता है। आप भी बोलेंगे कैसा बता रहा, नहीं करता है। ठीक है, कूटपाद के द्वारा भोजन जो है का अंतर्ग्रहण करता है कौन? अमीबा। ठीक है, अमीबा कहाँ पाया जाता है? सामान्यतः तालाबों में, झीलों में, गीली मिट्टियों में, यहाँ पे पाया जाता है। अमीबा की खोज किसने की थी ये बता दीजिए आप। रोजेनहॉफ ने किया था, है ना। अमीबा में जो प्रजनन होता है, प्रजनन ये आपका अलैंगिक भी होता है, अलैंगिक भी होता है और द्विखंडन होता है, द्विखंडन द्वारा होता है। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, नॉट द लिस्ट। निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने के में होता है? किस शैवाल का प्रयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है? सबसे पहले आप मुझे बताइए शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं बताइए? फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। ठीक है, तो किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है? एलिजन। क्या हो जाएगा? एलिजन एक मतलब शैवाल होता है। ठीक है, इसका उपयोग लकड़ी बनाने में किया जाता है। ओके, कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टाइम वेस्ट हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ ये आप मुझे बताएंगे। ओके सर, जय हिंद जय भारत। थैंक यू। इतना देखने के लिए ना सब्र होना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। बाय।